बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए वो दिन किसी खुशी से कम नहीं था जब मुझे एक बैंक में चौकीदार की नौकरी मिली। खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा और अपनी बहन को खूब पढ़ाऊंगा। मेरा नाम शकील है और मैं इस्लामाबाद के खूबसूरत शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी एक ही लाडली बहन है जिसका नाम रिदा है। चूंकि रिदा मुझसे छोटी थी, इसी वजह से वो अम्मी और अब्बू की और मेरी लाडली थी। मेरी तो गोया उसमें जान ही बसती थी। रिदा ने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। चूंकि रिदा एक ज़हीन तालिब इल्म थी, इसीलिए वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। उन दिनों मैं भी घर में फारिग ही बैठा था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। अब्बू की एक छोटी सी किरियाने की दुकान थी जिससे बमुश्किल हमारे घर के अखराजात पूरे होते थे। घर के हालात को देखते हुए रिदा ने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं जानता था कि वो आगे पढ़ना चाहती है। इस बारे में मैंने अब्बा से बात की तो वो बोले कि इतना पढ़कर क्या करेगी, आखिर को करने तो घर के कामकाज ही है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का पता किया तो एडमिशन फीस 10,000 थी। मैं अपने दो दोस्तों से 10,000 रुपये उधार ले आया और निदा से बोला कि तैयार हो जाओ। तो वो बोली, भाई कहाँ जाना है? मैंने कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने उसे बताया कि आज कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाने चलते हैं। तो वो बोली, भाई एडमिशन फीस कहाँ से आएगी? अब्बा ने तो मना कर दिया है कि जितना पढ़ लिया है काफ़ी है। तो मैं बोला, तुम फिक्र न करो, मैं अब्बा से खुद ही बात कर लूँगा। और मैंने एडमिशन फीस का भी बंदोबस्त कर लिया है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार ले लिए हैं। जब मैं काम पर लगूंगा तो उन्हें लौटा दूंगा। तुम बस कॉलेज जाने की तैयारी करो और दिल लगा कर पढ़ो। मैं तुम्हें बहुत बुलंदियों पर देखना चाहता हूँ। तो रिदा बोली, नहीं भाई, मैं अब्बू की इजाज़त के बगैर कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगी। रात को जब अब्बा घर आए तो रिदा ने उन्हें खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं अब्बा के पास चारपाई पर बैठ गया और बोला, अब्बा आपसे एक ज़रूरी बात करना थी। तो वो बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रिदा का कॉलेज में एडमिशन करवा दूं। आप फिक्र न करें, मैंने फ़ीस का बंदोबस्त कर लिया है। आप जानते हैं कि रिदा को पढ़ने का कितना शौक़ है। मैं नहीं चाहता कि वो घर के हालात की वजह से अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दे। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूं और मैं इसकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा। तो अब्बा बोले, देख लो शकील बेटा। अब्बा ने जेब से निकाल कर मुझे पैसे दिए। तो मैं बोला, अब्बा मेरे पास पैसे हैं, ये आप अपने पास रख लें, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ले लूँगा। मैं फ़ौरन रिदा के पास गया और उससे कहा, सुबह तुम तैयार रहना, क्योंकि मैंने अब्बा से इजाज़त ले ली है। उन्हें तुम्हारे कॉलेज जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर रिदा बहुत खुश हुई। मैंने उसे तंग करने के लिए कहा, देखो तो खुशी से कितनी मोटी हो गई हो। तो वो चिढ़ने लगी और मुझसे नाराज़ होती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह मैं रिदा को साथ लेकर कॉलेज गया। उसका एडमिशन करवाने के बाद हम वापस घर आ रहे थे तो रिदा बोली, भाई मुझे बर्गर खाना है। हम लोग बर्गर की दुकान पर रुक गए। मैंने वहाँ से 2 बर्गर लगवाए। मैंने दुकान वाले से कहा कि बर्गर पैक कर दो। तो रिदा बोली, नहीं भाई, घर जाते हुए ठंडे हो जाएंगे, यहीं पर बैठकर खा लेते हैं। तो मैं उसे लेकर दुकान के अंदर चला गया जहाँ मेज़ लगे हुए थे। हम दोनों एक मेज़ के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। हम दोनों बर्गर खाने में मसरूफ़ थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। जब मैंने बराबर में पड़े मेज़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो उधर कुछ गुंडे नशे की हालत में रिदा पर आवाज़ें कस रहे थे। ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए उठा तो रिदा ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नहीं भाई, इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं उस वक्त इतने गुस्से में था कि अगर रिदा ना होती तो शायद मैं उनका कत्ल कर देता, क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज जो वो बक रहे थे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं रिदा को घर छोड़कर दोस्तों से मिलने का बहाना करके उसी बर्गर की दुकान पर गया, लेकिन मुझे वहाँ वो गुंडे ना मिले। उसके 2-3 दिन बाद रिदा का कॉलेज शुरू हो गया। मेरी रोज़ की रूटीन थी कि मैं सुबह रिदा को कॉलेज छोड़ के आता और छुट्टी के टाइम लेने के लिए जाता। एक दिन छुट्टी के वक्त मैं रिदा को लेने के लिए जब कॉलेज गया तो मैंने उन गुंडों में से एक को कॉलेज के बाहर देखा, लड़कियों के कॉलेज के बाहर। चूंकि लड़कियों की भीड़ थी, इसीलिए मैं रिदा को लेकर घर आ गया। अगले दिन रिदा को कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि आज छुट्टी से पहले रिदा के कॉलेज के बाहर जाऊंगा। अगर मुझे वही गुंडा दिखाई दिया तो मैं उसकी खूब धुलाई करूंगा। रिदा को कॉलेज छोड़ने के बाद जब मैं वापस घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने कहा कि फलां जगह काम के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है, तुम वहाँ पता कर लो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज ही जाना होगा।
ये ना हो कि वो किसी और को काम दे दे। मैं उधर से सीधा काम का पता करने के लिए चला गया। मुझे टाइम का पता ही न चला। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से रिदा को लेने के लिए चला गया क्योंकि मैं पहले से ही लेट हो चुका था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो ये देखकर मेरे गुस्से की इंतहा न रही कि उन गुंडों में से एक लड़का, जिसका नाम असद था, रिदा के पास खड़ा बातें कर रहा था और रिदा इस कदर घबराई हुई थी कि उसके पसीने छूट रहे थे। मैंने जाते ही उस लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। बदले में वो भी मुझे मारने लगा। रिदा उसके आगे हाथ बांधने लग गई कि खुदा के वास्ते मेरे भाई को छोड़ दो। वो बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। मैं इसे तब से पसंद करता हूँ जब मैंने इसे बर्गर की दुकान पर देखा था। मैं बोला, अपनी जबान बंद रखो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तो वो बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनफैक्ट इस शहर में कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सर से खून बह रहा था और खून को देखकर रिदा पागल हो रही थी। वो मुझे बड़ी मुश्किल से खींचती हुई घर ले गई। घर जाते ही उसने मेरे सर पर दवाई लगाई। अम्मी भी मेरी चोट देखकर परेशान हो गई। मैंने रिदा को सख्ती से मना कर दिया कि वो इस बारे में अम्मी अब्बू को कुछ भी ना बताए। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैं जाकर कमरे में लेट गया। कुछ देर के बाद रिदा दूध में हल्दी डालकर मेरे लिए लेकर आई तो वो मेरे आगे दूध का गिलास करते हुए बोली, भाई, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आए और फिर वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगता है। हम गरीब उन जैसे अमीरों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि मैं कॉलेज छोड़ दूं। मेरा एक ही भाई है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो मैं बोला, तुम क्यों कॉलेज छोड़ोगी? आज उसकी धुलाई कर दी है तो वो कल देखना नहीं आएगा। फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा ये भाई अभी जिंदा है। चलो जाकर पढ़ाई करो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। अभी मैं लेटा ही था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक होने लगी। इससे पहले कि मैं उठता, अम्मी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला। मैं जल्दी से उठकर बाहर सहन में आया तो मेरे सामने हथियार लिए 4 आदमी खड़े थे। उनके पीछे से एक मोटा दराज कद आदमी आया और मुझसे बोला, तुम्हारा नाम ही शकील है? तो मैं बोला, जी हाँ। तो वो कहने लगा, तुमने मेरे बेटे के साथ मारपीट करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों का इस जमीन पर रहना मुश्किल कर दूंगा। इतनी देर में अब्बू भी दुकान से आ गए तो वो आदमी अब्बू से बोला, अपने बेटे को संभाल कर रखो। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जिस चीज पर मेरे बेटे ने हाथ रखा हो वो उसे ना मिले। तो मैं बोला, वो चीजें थी और ये मेरी बहन है। मेरे होते हुए ये नामुमकिन है और मैं हरगिज अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं छोड़ूंगा जो आवारा, गुंडा और शराबी हो। तो वो बोला, मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। मैं बस ये बताने आया हूं कि अगर आप लोग इज्जत से रिश्ता देंगे तो ठीक है, वरना हमें दूसरा तरीका भी इख्तियार करना आता है। वो आदमी हमें धमकी देते हुए वहां से चला गया। उनके जाने के बाद रिदा ने पिछले दिनों में होने वाले वाकये के बारे में अम्मी और अब्बू को बता दिया। अब्बू मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं पहले ही मना करता था, लेकिन इस लड़के ने मेरी एक नहीं मानी। तुम नहीं जानते, ये आदमी और उसका बेटा इस शहर के बहुत बड़े गुंडे हैं। किसी दूसरे की जान लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं और बहुत से लोगों की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर चुके हैं। मैं बोला, अब्बू, मेरे होते हुए कोई मेरी बहन की तरफ गंदी निगाह से नहीं देख सकता। अब्बू बोले, अच्छा जाओ, जाकर आराम करो, सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अगली सुबह रिदा कॉलेज जाते हुए बहुत घबरा रही थी तो मैं उससे बोला, तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बस तुम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई पर ध्यान दो और सब कुछ अपने भाई पर छोड़ दो। इस बात को काफी दिन गुजर चुके थे। उसके बाद ना तो मैंने उस लड़के को कॉलेज के बाहर देखा और ना कोई हमारे घर पर आया। मैंने सोचा कि वो लोग इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने नोट किया कि अब्बा कुछ परेशान रहने लगे थे। आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि अब्बा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या कोई परेशानी वाली बात है? तो वो बोले, नहीं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हारे काम की फिक्र है। इस सिलसिले में मैंने तुम्हारे चचा से बात की है। वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर वो काम का पता करके इत्तला करेंगे। मैं बोला, अब्बू आप फिक्र ना करें, मैं इधर ही काम देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर ही काम मिल जाएगा और फिर अगर मैं वहाँ चला भी गया तो मेरे बाद आप लोगों को कौन देखेगा? और रिदा को भी कॉलेज छोड़ना और फिर लेकर आना होता है। तो अब्बू बोले, तुम रिदा की फिक्र न करो, मैं खुद ही उसे छोड़ भी आया करूंगा और लेकर भी आया करूंगा। मैं बोला, लेकिन अब्बू,
तो अब्बू बोले, अभी काम तो मिलने दो, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर तो काम मिलने से रहा, अगर यहाँ पर मिलना होता तो कब का मिल जाता। 3 दिन के बाद चाचू का फोन आया। वो अब्बू से बोले कि शकील को आज ही भेज दो। तो अब्बू बोले, क्या काम मिल गया है? चाचू ने कहा कि बैंक में एक चौकीदार की ज़रूरत है, अगर आप मुनासिब समझो तो शकील को वहाँ से रवाना कर दो। यूँ मैं इस्लामाबाद से सियालकोट चला गया। वहाँ मैं चाचू के घर ही क़याम पसीर था। सुबह को नौकरी पर जाता और शाम को घर लौटता। ड्यूटी के दौरान पता ही नहीं चलता था कि कब शाम हो गई। मेरा सारा दिन ऐसा ही गुजरता। बैंक में इतवार को छुट्टी होती थी। अब्बू ने हर इतवार घर आने से मना किया। वो बोले कि अगर तुम हर इतवार घर आया करोगे तो जो कमाओगे वो किराए में ही लग जाया करेगा, और तुम्हारा हर हफ्ते घर आना मुनासिब नहीं है। मैंने सादतमंदी से कहा कि जी अब्बू, जैसे आपकी मर्जी, मैं वैसे ही करूँगा। अभी मुझे सियालकोट में आए 2 हफ्ते ही हुए थे। अब्बू ने फ़ोन पर मुझे बताया कि हमने रिदा का रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई, क्योंकि रिदा अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वो अभी बहुत छोटी थी, वो मज़ीद पढ़ना चाहती थी। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू इतनी जल्दी आप रिदा की शादी ना करें, फिर वो भी कम उम्र है। तो अब्बू बोले, लड़कियों की शादी इसी उम्र में हो जानी चाहिए, और फिर इतने अच्छे घराने से रिश्ता आया है कि मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर सकता। और फिर ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बेटी का रिश्ता लिया। मैंने कहा, चलें ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे। वैसे भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचता है। अभी इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि दोबारा अब्बू का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि रिदा की शादी की डेट मुकर्रर हो गई है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे बगैर ही रिदा का रिश्ता देखकर उसकी शादी की तारीख भी अम्मी अब्बू ने मुकर्रर कर ली, क्योंकि मैं उस घर का इकलौता बेटा था और रिदा का इकलौता भाई था। वो मेरी लाडली और चहेती बहन थी। मैंने अब्बू से कुछ भी न कहा। अब्बू बोले, हफ्ते वाले दिन रिदा का निकाह है, कोशिश करना कि निकाह में शामिल हो सको। मैं बोला, जी अब्बू, मैं ज़रूर आऊँगा। ये भी भला कोई कहने वाली बात है। हफ्ते से 1 दिन पहले मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई। छुट्टी के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नौकरी छोड़कर घर चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। मैंने फ़ोन करके अब्बू को बताया कि अब्बू, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तो अब्बू बोले, कोई बात नहीं, जब छुट्टी मिलेगी तब आ जाना, लेकिन नौकरी छोड़ने का सोचना भी मत, क्योंकि मैंने रिदा की शादी के लिए बहुत सा कर्ज उठा रखा है, जो तुम्हें और मुझे मिलकर उतारना है। अगर तुम वो नौकरी छोड़ दोगे तो फिर दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल होगा। और तुम यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं हूं ना, मैं सारे इंतजाम देख लूंगा। मैं हैरान था कि अब्बू ऐसी बातें कर रहे हैं। एक भाई अपनी बहन के निकाह में शिरकत नहीं कर सकता था? क्या मेरी बहन रुखसती के वक्त मेरे साय से महरूम रहेगी? क्योंकि हर बहन बेटी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने भाइयों और बाप के साय में रुखसत हो। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं इस शहर नौकरी के लिए आया ही क्यों था। चाचा चाची और उनकी पूरी फैमिली निकाह में शिरकत के लिए गई हुई थी। एक मैं ही बदकिस्मत भाई था जो कि अपनी बहन की निकाह में शामिल ना हो सका। चूंकि निकाह हफ्ते वाले दिन था, मुझे इतवार की छुट्टी थी। मैंने सुबह सुबह अपना कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखा और इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा अम्मी ने खोला। मुझे देखकर अम्मी के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों के असरात नुमाया नजर आ रहे थे। मैं अम्मी को सलाम करने के बाद ये जानते हुए भी कि रिदा का निकाह हो चुका है, उसे पागलों की तरह घर में ढूंढने लगा था। मुझे ऐसे रिदा को ढूंढते हुए देखकर अम्मी बोली, बेटा, तू जानता है ना कि तेरी बहन का निकाह हो चुका है और वो इस घर से रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई है। मुझे रिदा के बगैर घर बहुत खाली खाली लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं अब्बा से इजाज़त लेकर रिदा को मिलने के लिए जाऊंगा। दोपहर के वक्त जब अब्बा दुकान से खाना खाने के लिए घर आए तो मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं रिदा से मिलना चाहता हूँ। रिदा के बगैर मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। तो अब्बा घबराहट में बोले, बेटा, तुम वहाँ क्या लेने जाओगे? जब वो इधर ही आएगी तो उससे मिल लेना। वो बहुत अमीर ख़ानदान में गई है और तुम एक चौकीदार की नौकरी करते हो। ये ना हो कि तुम्हारा वहाँ जाना उन लोगों को अच्छा न लगे और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन को तलाक हो जाए। अब्बा की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या चौकीदार की बहन होना कोई जुर्म है कि उसकी पाताश में उसकी बहन को तलाक दे दी जाए। मैंने अब्बा से चुप करके रिदा के घर का पता लगवाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके घर का कोई पता न मिला। आखिरकार 3 दिन में घर में गुजारने के बाद मैंने अपना सामान बांधा और सियालकोट की तरफ रवाना हो गया। जब मैं बैंक गया तो मुझे पता चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी वजह यह थी कि मैंने 1 छुट्टी के बजाय 3 छुट्टियां की थी।
जब मैं बैंक से वापस चचा के घर लौटा तो चचा भी गुस्से में थे। वो बोले, मैंने ये नौकरी बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ढूंढी थी और तुमने इसे भी हाथ से गंवा दिया। मैंने चचा से कहा, आपके तो बहुत जानने वाले हैं, मेरा किसी और जगह काम का बंदोबस्त कर दें। अगर मुझे काम ना मिला तो अब्बा बहुत सख्त गुस्सा होंगे। चचा बोला, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। मुझे चचा के घर फारिग बैठे हुए एक हफ्ता गुजर गया तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि वो जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। चचा तो घर पर नहीं था। मैंने चची से इजाज़त ली कि चचा को बता देना मुझे काम मिल गया है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। मैंने वहाँ से इस्लामाबाद जाने वाली बस पकड़ी और घर आ गया। घर जाते ही मैंने अपना बैग रखा और अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। मेरा दोस्त मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गया। उसने मुझे वहाँ अपने मालिक से मिलाया तो मुझे वहाँ पर काम मिल गया। नौकरी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश था कि मुझे अपने शहर में ही काम मिल गया है और मुझे अब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर आने के एक दिन बाद मैंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री का मामूल ये था कि हफ्ते में 5 दिन काम करना होता और 2 दिन छुट्टी होती। मुझे घर आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन जब मैं घर जाता तो मुझे घर काट खाने को आता। घर में जैसे रौनक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। मुझे रिदा की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं जब भी अब्बा से रिदा को मिलने का जिक्र करता तो वो मेरी बात को टाल देते कि जब बेटियों को ब्याह देते हैं तो रोज़ रोज़ उनके घर जाते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं पिछले दिनों रिदा से मिलकर आया हूँ। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। एक दिन मैंने अब्बा से छुपकर रिदा के घर का पता लगवाया तो मुझे उसके घर का एड्रेस मिल गया। मैंने छुट्टी वाले दिन रिदा के घर जाने का फैसला किया। छुट्टी वाले दिन मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर मुकर्रर पते पर पहुंचा। मैं बहुत खुश था कि आज मैं अपनी बहन से मिलूंगा, क्योंकि अपनी बहन को देखे हुए मुझे 1 महीना गुजर चुका था। जब मैं रिदा के घर के सामने पहुंचा तो गेट पर 2 गार्ड खड़े थे जो असलहे से मलबूस थे। घर बहुत आलीशान और खूबसूरत था। मैंने दिल में सोचा कि मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है जो इस आलीशान बंगले में रहती है। मैंने दिल में सोचा कि अब्बा सच कह रहे थे कि रिदा बहुत अमीर खानदान में गई है और नवाबों वाली जिंदगी गुजार रही है। जब मैं अंदर जाने लगा तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैंने गार्ड को बताया कि मैं रिदा का भाई हूँ और उससे मिलने के लिए आया हूँ, तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने दिया। जब मैं मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरे होश फना हो गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये घर तो उसी गुंडे का है और वो गुंडा कोई और नहीं, मेरी बहन का शौहर है। और मेरी बहन उसके सर की मालिश कर रही थी। जब रिदा की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और भागती हुई आकर मेरे सीने से लग गई। मेरी बहन का शौहर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और तंज करते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके रहूंगा। देख लो, मैंने अपना कहा सच कर दिखाया और तुम कुछ भी नहीं कर सके। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे अब कुछ कुछ समझ आने लगी कि मुझे दूसरे शहर क्यों भेजा गया और अब्बा क्यों मुझे रिदा से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी बहन के सर पर प्यार देते हुए वापस घर लौट आया। घर आकर मैं बहुत रोया। अम्मी ने मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा, आप लोगों ने रिदा के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों उस वहशी के साथ उसका निकाह कर दिया? अब्बू अब्बू जो ये सब सुन रहे थे कमरे से बाहर आए और बोले, बेटा हमने जो भी किया है ठीक किया, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो हम अपने बेटे को खो देते। जिस दिन वो लोग हमारे घर पर आए थे उससे अगले दिन वो मेरी दुकान पर आए और मुझे उन्होंने ये धमकी दी कि अगर मैंने रिदा का निकाह उनकी बेटी के साथ ना किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें खोने के डर से रिदा का निकाह उनके बेटे से कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो सच में तुम्हें कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाते। हम बुढ़ापे में जवान औलाद के दुख नहीं देख सकते, इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि रिदा का निकाह उस असद से कर दूं। शादी के बाद रिदा एक दफ़ा घर आई थी। उसने बताया कि उसके ससुराल वाले और उसके शौहर उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। मैंने कहा, अब्बू आप जो मर्जी कह ले, लेकिन मुझे लगता है कि रिदा वहाँ खुश नहीं है। और फिर वो इस शहर के मशहूर तरीन गुंडे हैं, वो कैसे किसी की बहन बेटी को खुश रख सकते हैं? अगर मैं यहाँ होता तो मैं कभी भी रिदा की शादी उस शख्स से नहीं होने देता। अब्बू बोले, इसीलिए तो मैंने तुम्हें सियालकोट भेजा था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। रिदा की शादी को 2 साल हो चुके थे। इस दौरान रिदा 2 से 3 मरतबा घर आई। 2 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे बेटी जैसी रहमत से नवाजा। जब हमें पता चला कि रिदा हॉस्पिटल में है तो हम फौरन हॉस्पिटल चले गए। रिदा की हालत बहुत सीरियस थी।
डॉक्टर्स का कहना था कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द होश में आ जाएंगी। नर्स ने बच्ची उसके बाप को देते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी बच्ची सारी जिंदगी अपनी टांगों पर चल नहीं सकेगी। ये सुनते ही मेरी बहन का शौहर असद ज़ारो कतार होने लगा। इतने में डॉक्टर आया और बोला, आपके मरीज को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। मैं, अम्मी, अब्बू भागते हुए कमरे में गए तो रिदा हमें देखकर बहुत खुश हुई। रिदा को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो बोली, भाई फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? तो मैं बोला, हाँ देखा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इतनी देर में रिदा की सास और ससुर कमरे में आए और बड़े प्यार से रिदा का हाल अहवाल पूछने लगे। मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि रिदा भी उन्हें अम्मी और अब्बू के नाम से मुखातिब कर रही थी। रिदा अपनी सास से बोली, अम्मी असद कहाँ है और मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली, बेटी वो कहता है कि मुझ में रिदा का सामना करने की हिम्मत नहीं। रिदा अपने ससुर से बोली, अब्बू आप जाए असद को अंदर लेकर आए। उसका ससुर गया और असद को अपने साथ लेकर आया। मारे शर्मिंदगी के असद ने अपनी निगाहें झुकाई हुई थी, क्योंकि वो रिदा का मुजरिम था, क्योंकि वो गुंडा होने के साथ साथ नशावर चीज़ों का भी इस्तेमाल करता था। उसने बहुत से लोगों की बेटियों की इज्जतें खराब की थी, और आज जब अल्लाह ताला ने उसको बेटी से नवाजा तो उसे एहसास हुआ कि एक बेटी अपने माँ बाप को कितनी प्यारी होती है। मैंने बहुत सी बेटियों की जिंदगी खराब की है। असद रिदा के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, उससे माफ़ी मांग रहा था कि रिदा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शायद आज मुझे उसी की सज़ा मिली है कि मेरी बेटी पैदाइशी माजूर है। वो अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसका बाप एक अच्छा इंसान था और वो कोई बुरा काम नहीं करना चाहता था। लेकिन असद की गुंडागर्दी की वजह से वो डरते हुए हर बुरे काम में उसका साथ देता रहा। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी का रवैया रिदा के साथ बहुत अच्छा था। वो सगे माँ बाप की तरह रिदा से प्यार करते थे। असद सबके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आप सबका मुजरिम हूँ, लेकिन आज से मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं हर बुरा काम छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। जब तक आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। उस दिन से असद ने हर बुरे काम से तौबा कर ली। जब रिदा की बेटी 3 साल की हो गई तो डॉक्टर ने उम्मीद दिलवाई कि रिदा की बेटी बहुत जल्द अपने पैरों पर चल सकेगी। कुछ अरसे उसका इलाज चलता रहा और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। उस दिन असद ने यतीमों मस्कीनों को खाना खिलाया। उसने हर उस लड़की से माफ़ी मांगी जिसकी उसने ज़िंदगी तबाह की थी, और एक अच्छा इंसान बन चुका था। अल्लाह ताला ने उसे हिदायत वाली ज़िंदगी से नवाजा था। आज मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन है। उसे देखकर मुझे भी बेहद खुशी होती है, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में खुश है। अल्लाह पाक सबकी बहनों को खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।